हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेस में आप सब लोग का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ अभिजय बैच के अवलोक में भी आप सब लोग का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आप लोग भलीभांति परिचित हैं कि अभिजय बैच के अंतर्गत आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में हम लोगों ने अपना अध्ययन और अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया हुआ है। फिलहाल देखिएगा, जो करंट टॉपिक आपका बना हुआ है मराठास, और मराठास जो आपका पार्ट 1 है वो आपके सामने आ चुका होगा। और पार्ट 1 के माध्यम से जो भी रेस्पेक्टिव कैलकुलेशन परीक्षा उपयोगी आपकी बन जानी चाहिए थी, वो तमाम प्रकार की जो कैलकुलेशन है पार्ट 1 के माध्यम से आपको बता दी गई है। देखिए, आज की चर्चा का जो प्रारंभ होगा, तो आज की चर्चा का प्रारंभ हम पुरंदर की संधि के साथ ही लेकर के चलेंगे। और पुरंदर की संधि के माध्यम से मराठा पार्ट 1 में आपको हमने बता दिया होगा कि आपका व्यवहार जो है वो किस प्रकार का हो जाना चाहिए। यहां आज की चर्चा के प्रारंभिक धरातल में पुरंदर की संधि का हम आंशिक जुड़ाव करके चलेंगे। बहुत गहराई आपको यहां पर लेकर के नहीं चलनी है। पुरंदर की संधि का एक मामला हमें यह समझाने का कार्य कर रहा था, या आज भी कर रहा है, कि शिवाजी महाराज को आगरा में मुगलों के दरबार में अपने आप को उपस्थित कराना पड़ा। और जब आगरा में शिवाजी महाराज मुगलों के दरबार में अपना प्रॉपर प्रेजेंटेशन करा के चलते हैं, तो उस समय औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को अपमानित करने का प्रयास किया। हमने आपको पहले भी बताया होगा कि शिवाजी महाराज इन बातों को जान पा रहे होंगे कि हम इस समय कहां हैं, मुगल दरबार में हैं, लेकिन औरंगजेब की ओर से जब शिवाजी महाराज को अपमानित करने के प्रयास किए गए, तो शिवाजी महाराज इस बात को क्या है, टैकल नहीं कर पाए। टैकल नहीं कर पाए का मतलब क्या है कि उनका रिएक्शन आ गया। आना ही चाहिए भाई पुरंदर की संधि के प्रावधानों के अकॉर्डिंग अगर आपको अपने आप को मुगलों के दरबार में प्रस्तुत करा के चलना है, तो आपके साथ तो एक बहुत सम्मानित व्यवहार होना चाहिए। लेकिन वहां आप देख पा रहे हैं कि शिवाजी महाराज को सम्मानित नहीं किया जा रहा है, या शिवाजी महाराज के साथ कोई मानवीय व्यवहार नहीं किया जा रहा है। शिवाजी महाराज के साथ क्या अनैतिक व्यवहार किया जा रहा है, या शिवाजी महाराज के साथ क्या है, अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। तो शिवाजी महाराज ने जो अपना रिएक्शन दिखाया वो बिल्कुल क्या था, ठीक था। ऐसा करके चलना भी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि मुगल दरबार में ही शिवाजी महाराज ने विद्रोह कर दिया। इसको क्या कहा जाता है, विद्रोह कर दिया। प्रतिफल औरंगजेब ने अपने सैनिकों को, दरबारियों को आदेश दिया और शिवाजी महाराज को जो है कैद में कर लिया। लेकिन आप जान पा रहे हैं कि शिवाजी महाराज जैसे योग्य व्यक्तित्व को आप अपने कैद में लंबे समय तक बनाकर नहीं रख पाएंगे। बताया तो यही गया है, और ये बात सच भी है कि शिवाजी महाराज मुगलों की कैद से अपने आप को बाहर निकालने में क्या है, कामयाब हो गए। अब यहां औरंगजेब को, मुगलों को यह लग रहा होगा कि शिवाजी जैसे मराठाओं की ओर से जो योग्य व्यक्तित्व हैं, अगर हम उनको अपने कैद में ले आते हैं तो मराठाओं का जो राजनीतिक मामला है उसमें इंटरफेयर करना, या मराठाओं के भौगोलिक क्षेत्र पर अपना अधिकार करना क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। ऑलरेडी पुरंदर की संधि के माध्यम से जो 23 किले हैं वो शिवाजी महाराज किसको दे चुके हैं, मुगलों को दे चुके हैं, या औरंगजेब को दे चुके हैं। लेकिन हम इसे कहना चाहेंगे मराठाओं का सौभाग्य रहा, मराठाओं का, मेरे प्यारे साथियों, सौभाग्य रहा कि शिवाजी महाराज मुगलों की कैद से बचकर निकलने में कामयाब हो गए। और जैसे वो बाहर आए, उन्होंने मराठाओं को क्या है, पुनः संगठित करने का कार्य किया। और जब उन्होंने मराठाओं को पुनः संगठित करने का कार्य किया, तो शिवाजी महाराज का साम्राज्यवादी व्यवहार एक बार फिर हमारे सामने आया। और इस बार शिवाजी महाराज ने अपने साम्राज्यवादी व्यवहार के माध्यम से पुरंदर की संधि के अंतर्गत जो 23 किले मुगलों को उनको देने पड़े थे, उन तमाम प्रकार के 23 किलों पर, है ना, अपने राजनीतिक अधिकार को पुनः स्थापित करने का कार्य किया। बल्कि यह कहना भी ठीक रहेगा, कुछ अतिरिक्त जो किले हैं वो मुगलों की ओर से क्या है, शिवाजी महाराज को मिले गए। इस राजनीतिक सफलता को याद करते हुए शिवाजी महाराज एक समय आपको दे करके चलते हैं, और ये जो समय आपका रहेगा, ये समय उत्तराखंड की परीक्षाओं में लगातार पुटअप किया गया है। और इस समय को आप क्या मान के चलेंगे, 1674 एडी का समय मान के चलेंगे। यानी कि ये तो ओरली एक समझा करके चलने वाली बात थी कि वो मुगलों की कैद में चले जाते हैं,
ठीक है, वहां से भाग निकलने में कामयाब भी हो जाते हैं। बाहर आकर के मराठाओं को एक बार क्या है, और राजनीतिक तौर पर पुनः संगठित करने का कार्य करते हैं, अपना साम्राज्यवादी व्यवहार लेकर के आते हैं। पुरंदर की संधि के माध्यम से जो कुछ उनको खोना पड़ा उसको पुनः प्राप्त करने का कार्य करते हैं। बल्कि मैंने कहा कि आपको यह भी कह देना चाहिए कि अतिरिक्त क्षेत्र शिवाजी महाराज को प्राप्त हो गए। अब समय किसका है? अब समय है सेलिब्रेशन का। अब समय किसका आएगा भाई? अब समय किसका आएगा? सेलिब्रेशन का समय आएगा। तो जो यहां पर आप सेलिब्रेशन का समय कैलकुलेट करने की बात करेंगे, इसका जो आपका परीक्षा उपयोगी धरातल है, तो इसका परीक्षा उपयोगी धरातल आपका क्या बनता है कि अब आप एक टाइम यहां पर लेकर के चलेंगे, और ये टाइम किसका बनेगा? 1674 एडी का एक टाइम क्या है, आप यहां पर लेकर के चलेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। अगर हम उत्तराखंड के लिहाज से बात करेंगे ना साथियों, तो उत्तराखंड के लिहाज से तो आप ये मान के चलिएगा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ना जाने कब आपके सामने आपके परीक्षाओं में आ जाए। तो 1674 का मामला है क्या? 1674 का मामला ये है कि इस वर्ष आपको क्या दिखाना है? शिवाजी का राज्याभिषेक आपको दिखाना है। शिवाजी का राज्याभिषेक आपको दिखाना है। इस वर्ष आपको क्या दिखाना है भाई? शिवाजी का राज्याभिषेक आपको दिखाना है। और राज्याभिषेक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोरोनेशन कहते हैं। ओके, अब शिवाजी का जो राज्याभिषेक है, तो राज्याभिषेक के होने के बाद राजनीतिक परिवर्तन क्या हुआ, आपको यह भी तो बताना पड़ेगा। राजनीतिक परिवर्तन क्या हुआ, यानी कि जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक आपके सामने आता है, तो राज्याभिषेक सामने आने के बाद जो मराठाओं की राजनीतिक व्यवस्था है, तो मराठाओं की राजनीतिक व्यवस्था में किस प्रकार का परिवर्तन आपके सामने आया। तो वो जो आपका महत्वपूर्ण परिवर्तन है, उस महत्वपूर्ण परिवर्तन को यहां आपको क्या है, कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। और जब उस महत्वपूर्ण परिवर्तन को क्या है, आप यहां पर कैलकुलेट करने की बात करोगे, तो अब आपको क्या बात कह देनी है? अब आपको ये जोड़ के चलना है कि शिवाजी महाराज मराठाओं के छत्रपति कहलाए। 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 अब देखो, अगर शिवाजी महाराज यहां पर मराठाओं के छत्रपति कहलाए, तो इसका सही मतलब क्या होगा? इसका सही मतलब यह होगा कि अब मराठाओं की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत, हम प्रॉपर लैंग्वेज आपको बना के दिखा रहे हैं। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत शिवाजी महाराज सर्वाधिक शक्तिशाली। शिवाजी महाराज क्या कहेंगे भाई? यही कहेंगे कि शिवाजी महाराज सर्वाधिक शक्तिशाली। क्या कहेंगे? शिवाजी महाराज सर्वाधिक शक्तिशाली। सर्वाधिक शक्तिशाली। अगर आपको ऐसा नहीं कहना है, तो आप एक वाक्य का प्रयोग और कर सकते हैं कि अब क्या हो गया? अब ये हो गया है कि जो शिवाजी महाराज हैं, आप ये भी कह सकते हैं शिवाजी महाराज है ना, शासन संबंधी सभी शक्तियों के क्या है? मुख्य स्रोत बन गए हैं। शासन संबंधी सभी शक्तियों के क्या बने हैं? मुख्य स्रोत बने हैं। यानी कि अभी तक जो शिवाजी महाराज हैं, वो मराठाओं को केवल क्या है, और राजनीतिक तौर पर नेतृत्व देने का कार्य कर रहे थे। मराठाओं के भौगोलिक क्षेत्र पर उनका शासन स्थापित नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही पुरंदर की संधि के बाद वो मुगलों की कैद में चले जाते हैं और बाहर आकर के अपना बहुत ही व्यवस्थित साम्राज्यवादी व्यवहार का प्रस्तुतिकरण करते हैं, और जो उनको सफलता प्राप्त होती है, उसी सफलता को ध्यान में रखते उनको लगा कि अब कुछ नया परिवर्तन मराठाओं की राजनीतिक व्यवस्था में या राजनीतिक व्यवहार में हमें लेकर के आना पड़ेगा। और जो नया परिवर्तन हुआ वो शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के रूप में आपके सामने आया।
तो कहने का तरीका क्या होगा? क्या आप यहां पर कहने का तरीका बताओगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में है। यह राजनीतिक परिवर्तन आप किस प्रकार से यहां पे लेके चलोगे तो आप कहोगे कि शिवाजी महाराज मराठाओं के अब छत्रपति कहलाए हैं। अब मराठाओं की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत शिवाजी महाराज सर्वाधिक शक्तिशाली हैं। यह कहने का एक तरीका यह होगा, क्योंकि जैसे ही वो छत्रपति बने हैं तो मराठाओं के भौगोलिक क्षेत्र पर क्या है, उनका शासन स्थापित हो गया। तो कहने का एक अच्छा तरीका यह भी हो सकता है कि शिवाजी महाराज शासन संबंधी सभी शक्तियों के क्या बन गए हैं, मुख्य स्रोत बन गए हैं। तो इस प्रकार का व्यवहार क्या आपको करके चलना पड़ेगा। और जब इस प्रकार का व्यवहार आप करके चलोगे तो यहां पर दो प्रकार की चीजें क्या है आपको और यहां पर क्या एस्टैब्लिश करके चलनी पड़ेंगी, है ना। अब वो कई बार आपसे पूछता है कि शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक है, कई बार ये सवाल आपसे पुटअप किया गया है कि शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक है, दैट मीन जो उनका कोरोनेशन है वो कहां पर है, कहां पर। तो कहां पर आप आंसर क्या बताएंगे, रायगढ़। क्या बताएंगे, रायगढ़। और रायगढ़ के साथ एक सवाल और जोड़ देंगे, रायगढ़ क्या है, रायगढ़ है शिवाजी महाराज की राजधानी। रायगढ़ को आप कैसे लेके चलेंगे, शिवाजी महाराज की राजधानी के रूप में आप क्या लेकर के चलेंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कई बार क्या है आपकी परीक्षाओं में आपसे पुटअप किया जाता है कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक उस समय कहां पर हुआ था। तो यहां आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए, रायगढ़ में आ जाना चाहिए। और रायगढ़ को ही आप क्या बताएंगे, शिवाजी महाराज की रेस्पेक्टिव कैपिटल यानी कि राजधानी आप बताएंगे। अब उस समय क्या है, जो मान लीजिए अगर हम राज्याभिषेक की बात कर रहे हैं तो राज्याभिषेक में आपको दिखानी पड़ेगी मंत्रों के उच्चारण की भूमिका, मंत्रों के उच्चारण की भूमिका, मंत्रों के उच्चारण की भूमिका आपको दिखानी पड़ेगी। और अगर मंत्रों के उच्चारण की भूमिका आपको दिखानी पड़ेगी तो इसके साथ क्या जोड़ना पड़ेगा, एक पुरोहित की आवश्यकता आपको जोड़नी पड़ेगी, एक पुरोहित की आवश्यकता आपको जोड़नी पड़ेगी। पुरोहित की आवश्यकता क्या है आप यहां पर जोड़ करके चलने वाले हैं जी। तो यहां से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या बन जाता है कि हमको ये कह के चलना पड़ेगा कि काशी के विद्वान पंडित, काशी के विद्वान पंडित, काशी के विद्वान पंडित गंगाधर भट्ट ने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक संपन्न कराया था। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक संपन्न कराया था। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक संपन्न कराया था। तो कुल मिलाकर के आप देख पा रहे हैं कि 1674 ईस्वी का जो समय आपके सामने आता है, खासतौर से मराठाओं के जो राजनीतिक व्यवस्था है और उनकी राजनीतिक व्यवस्था में जो परिवर्तन आपके सामने आ रहे हैं, तो उन परिवर्तनों को आप कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट करके चलेंगे। ठीक है, ये सारी बातें हमने आपको बता दी हैं कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब है, 1674 में है। कहां पर है, रायगढ़ में है। रायगढ़ को ही आप क्या मान के चलेंगे, शिवाजी महाराज की राजधानी आप मान के चलेंगे। अगर वो छत्रपति बने हैं तो शिवाजी महाराज के राजनीतिक व्यवहार में किस प्रकार के परिवर्तन आपको बताने हैं, तो वो तौर तरीके हमने आपको बता दिए हैं। और उस समय जो राज्याभिषेक हुआ उसमें वैदिक कल्चर की हल्की सी भूमिका आप दिखाएंगे। और जब वैदिक कल्चर की हल्की सी भूमिका आप दिखाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि राज्याभिषेक के दौरान नाना प्रकार के मंत्रों का क्या हुआ, उच्चारण हुआ। तो एक पुरोहित की आवश्यकता हुई। काशी के विद्वान पंडित गंगाधर भट्ट, ये नाम अलग अलग प्रकार से लिखा रहता है लेकिन लगभग में ऐसा ही है। काशी के विद्वान पंडित गंगाधर भट्ट की ओर से क्या है, शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक है इसको क्या है, संपन्न उस समय कराया गया था। अब कहानी को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो एक समय और हमको मिलेगा। इस समय को हम क्या कहेंगे, 1680 एडी का समय क्या है आपको यहां पर लेकर के चलना पड़ेगा। 1680 एडी का समय क्या आपको यहां पर लेकर के चलना पड़ेगा। और 1680 ईस्वी का जो यहां पर समय है आप इसकी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज किस किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप क्या कहेंगे, शिवाजी महाराज की मृत्यु, शिवाजी महाराज की मृत्यु। सबसे पहले आपको क्या कहना पड़ेगा भी, शिवाजी महाराज की मृत्यु। ओके, अब शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद क्या होगा, शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद क्या होगा, उत्तराधिकार
का प्रश्न पैदा हुआ, उत्तराधिकार का प्रश्न पैदा हुआ, उत्तराधिकार का प्रश्न पैदा हुआ। क्या कहेंगे भाई? उत्तराधिकार का प्रश्न पैदा हुआ। यानी कि शिवाजी महाराज के जाने के बाद, है ना, अगर हम ये मान के चलते हैं कि 1680 में उनकी डेथ हो गई है, तो उत्तराधिकार का प्रश्न पैदा हुआ। तो उत्तराधिकार का प्रश्न पैदा हुआ, इस बात का सही मतलब क्या माना जाएगा? तो इस बात का सही मतलब यहां पर यह माना जाएगा कि अब शिवाजी महाराज के बाद मराठाओं का अगला छत्रपति कौन होगा। अब शिवाजी महाराज के बाद मराठाओं का अगला छत्रपति कौन होगा, इस संदर्भ में एक क्या है, उत्तराधिकार का प्रश्न पैदा हुआ। इस संदर्भ में क्या, एक जो है ये यहां पर उत्तराधिकार का प्रश्न पैदा हुआ। और इसमें बात क्या है? बात यह है कि जो उत्तराधिकार का प्रश्न पैदा हुआ उसी के संदर्भ में क्या है, शिवाजी महाराज की असफलता का धरातल आपको जोड़ के चलना होता है। शिवाजी महाराज की असफलता का धरातल आपको जोड़ के चलना होता है। शिवाजी महाराज की असफलता का जो ग्राउंड है वो आपको यहां पर मेरे प्यारे साथियों क्या है, जोड़ के चलना पड़ेगा। शिवाजी महाराज की असफलता का धरातल का मतलब क्या हुआ? शिवाजी महाराज की असफलता के धरातल का मतलब यह हुआ कि शिवाजी महाराज उत्तराधिकार के प्रश्न, शिवाजी महाराज उत्तराधिकार के प्रश्न का वास्तविक हल नहीं दे पाए थे। वास्तविक हल नहीं दे पाए थे। यानी कि शिवाजी महाराज उत्तराधिकार के प्रश्न का वास्तविक हल नहीं दे पाए थे। इसका मतलब यह हुआ कि जब शिवाजी महाराज जिंदा रहे तो उन्होंने ये बिल्कुल नहीं बताया कि मेरे जाने के बाद मराठाओं का अगला छत्रपति कौन होगा। अगर वो अपने जीवन काल में ही इस बात को बिल्कुल पूरा सुनिश्चित करके चले जाते कि मेरे जाने के बाद मराठाओं का अगला छत्रपति ये होगा, तब संभवतः हम ये बात कह सकते हैं कि उत्तराधिकार का प्रश्न पैदा ना होता, है ना। लेकिन यहां शिवाजी महाराज की ओर से क्या है, उत्तराधिकार के प्रश्न का कोई भी वास्तविक हल मराठाओं के समक्ष नहीं रखा गया है। तो वही कहानी हम आपको बनानी सिखा रहे हैं कि 1680 का मामला क्या बनेगा, शिवाजी महाराज की मृत्यु, उत्तराधिकार का प्रश्न पैदा हुआ, शिवाजी महाराज की असफलता का धरातल यह कहता है कि शिवाजी महाराज उत्तराधिकार के प्रश्न का कोई वास्तविक हल नहीं दे पाए। अब ऐसे में क्या होता है, ऐसे में यह होता है कि उत्तराधिकारी इस समय हैं कौन कौन। भाई उत्तराधिकारी एक तो आपके संभाजी हैं, एक आपके राजा राम है, और उत्तराधिकार के प्रश्न का संपूर्ण अभाव है। तो संभाजी भी क्या है, अपने दावेदारी लाने का काम करेंगे, और राजा राम भी क्या है, अपने दावेदारी लाने का काम करेंगे। और जब अपने अपनी दावेदारी में लोग आमने सामने हो जाते हैं या परिवार के अंदर के लोग आमने सामने हो जाते हैं, तो इसे ही क्या कहा जाता है, उत्तराधिकार का संघर्ष कह दिया जाता है। अब यहां पर आपको कुछ एक अलग भूमिका दिखानी पड़ेगी कि सब कुछ जो हमने आपको बना के दिखाया, इस सब कुछ के साथ आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा शिवाजी की पत्नी को। यानी कि शिवाजी की पत्नी, शिवाजी महाराज की पत्नी, शिवाजी महाराज की पत्नी, शिवाजी महाराज की पत्नी नाम है सोयराबाई। सोयराबाई, शिवाजी महाराज की पत्नी सोयराबाई की भूमिका आपको यहां पर क्या है, लेकर के आनी पड़ेगी। कि भूमिका आपको क्या है, यहां पर जोड़ के चलनी पड़ेगी। यानी कि शिवाजी महाराज की पत्नी जो सोयराबाई हैं, उन्होंने अब जिम्मेदारी उठा ली है। उनको ऐसा लगता है कि भी कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा, है ना, किसी ना किसी के पक्ष में तो एक घोषणा लेकर के जानी पड़ेगी। अदरवाइज फिर मामला क्या हो जाएगा, और राजनीतिक विसंगतियों का दौर प्रारंभ हो जाएगा। और अगर राजनीतिक विसंगतियों का दौर प्रारंभ हो जाएगा तो जो शिवाजी महाराज ने मराठाओं को अब तक दिया है वो सब कुछ क्या हो जाएगा, अपने आप ही नकारात्मक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो सोयराबाई की भूमिका का मतलब क्या है, एक घोषणा का प्रस्तुतिकरण, एक घोषणा का प्रस्तुतिकरण, एक घोषणा का प्रस्तुतिकरण। क्या कहेंगे भी, एक घोषणा का प्रस्तुतिकरण।
और ये जो घोषणा का प्रस्तुतिकरण है इसी को आधार बना करके आप कहेंगे कि संभाजी को मराठाओं का अगला छत्रपति, संभाजी को मराठाओं का अगला छत्रपति घोषित किया गया। संभाजी को मराठाओं का अगला छत्रपति घोषित किया गया। यानी कि ये जो डिक्लेरेशन उस समय शिवाजी महाराज की वाइफ की ओर से सामने आया, ये राजा राम के पक्ष में नहीं गया, बल्कि किसके पक्ष में चला गया? ये संभाजी के पक्ष में चला गया। क्या बताएंगे भाई? ये संभाजी के पक्ष में चला गया। अब संभाजी को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा? देखो कि जो संभाजी हैं, तो संभाजी का समय क्या रहेगा? 1680 से स्टार्ट होगा। 1680 से क्या होगा? स्टार्ट होगा। 1680 से क्या होगा? आपका स्टार्ट होगा और 1689 तक ये क्या है? इनको आप क्या दिखाएंगे? मराठाओं के छत्रपति के रूप में दिखाएंगे। मराठाओं के छत्रपति के रूप में दिखाएंगे। और इनकी लैंग्वेज हम यहां पर किस किस प्रकार से बना सकते हैं, तो थोड़ा लैंग्वेज पे काम कर लेते हैं। पहली बात तो आपको ये कहनी पड़ेगी, मराठाओं के छत्रपति के रूप में, मराठाओं के छत्रपति के रूप में शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी, क्या कहेंगे भाई? शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारियां हैं इनके पास। जैसे आप जानते हैं कि शिवाजी महाराज ने अष्टप्रधान की व्यवस्था को क्रिएट करने का काम किया था। वो प्रशासन में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर एक फैक्ट जोड़ के चलेंगे। अष्टप्रधान जैसी व्यवस्था को समाप्त करने का कार्य किया। अष्टप्रधान जैसी व्यवस्था को समाप्त करने का कार्य किया। एक और तथ्यात्मक जानकारी इनके पास है। युद्ध क्षेत्र में महिलाओं को साथ ले जाने की अनुमति प्रदान की। ठीक है, साथ ले जाने की क्या है? अनुमति प्रदान की। अगला तथ्यात्मक जानकारी क्या जोड़ेंगे? वो ये ऐसे जुड़ेगी, औरंगजेब के विद्रोही पुत्र, बहुत आया है आपकी परीक्षाओं में, औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर सेकंड को अपना राजनीतिक संरक्षण प्रदान किया। अपना राजनीतिक संरक्षण प्रदान किया। फाइनली आपको क्या कहने का मौका मिलेगा? प्रतिफल औरंगजेब के हाथों मारे गए। तो यहां 1680 ईस्वी को आधार बना करके काफी कुछ कहने का मौका आपको मिल जाता है। यानी कि शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का जो प्रश्न पैदा हुआ, उसको सॉर्ट आउट करने का काम किसकी ओर से किया गया? शिवाजी महाराज की पत्नी जो सोयराबाई हैं। और शिवाजी महाराज की पत्नी जो सोयराबाई हैं, उनका जो प्रॉपर डिक्लेरेशन है वो राजा राम के पक्ष में ना जाते हुए किसके पक्ष में आया? वो संभाजी के पक्ष में आया। तो संभाजी मराठाओं के छत्रपति बने शिवाजी महाराज के ठीक बाद। और आप देख पा रहे हैं कि उनका समय क्या है? 1680 से लेकर 1689 के बीच में है। मराठाओं के छत्रपति के रूप में शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी माने जाएंगे।
हम सभी लोग जानते हैं कि मराठाओं की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी क्या रही? अष्टप्रधान जैसी व्यवस्था। अष्टप्रधान जैसी व्यवस्था को क्रिएट करने का काम किसने किया? शिवाजी महाराज ने। लेकिन उसी अष्टप्रधान जैसी व्यवस्था को समाप्त करने का कार्य किसने किया? अगर आपका एग्जामिनर ये क्वेश्चन आपसे पुटअप कर ले तो आपका आंसर क्या होगा? संभाजी होगा। युद्ध क्षेत्र में जो सैनिक जाते हैं, युद्ध क्षेत्र में जो सैनिक जाते हैं, तो सैनिक अगर चाहें तो अपनी जो पत्नियां हैं उनको अपने साथ लेकर के जा सकते हैं। तो ये जो आपने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पे जो मूवी आया था, पानीपत मूवी करके आपने वो देखा होगा, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के समय में आप देखेंगे कि युद्ध क्षेत्र में जो है महिलाएं साथ गई थी। तो युद्ध क्षेत्र में महिलाओं को साथ लेकर जाने की जो अनुमति है, ये अनुमति शिवाजी महाराज ने कभी नहीं दी थी। इस अनुमति को देने का कार्य कौन करेंगे? संभाजी ही करेंगे। और यह सवाल भी कई बार पुटअप किया गया है कि मराठाओं में निम्न में से ऐसा कौन जिसने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अर्थात अकबर सेकंड को अपना राजनीतिक शरणार्थन प्रदान किया था? तो आपका आंसर क्या होगा? संभाजी। और यही वजह है कि संभाजी बनाम क्या हुआ? औरंगजेब हुआ। और जैसे ही संभाजी बनाम औरंगजेब हुआ, संभाजी औरंगजेब का सामना नहीं कर पाए और औरंगजेब के हाथों क्या है? मारे गए। तो इनके बारे में जो परीक्षा उपयोगी आपकी तथ्यात्मक जानकारी रहेगी, वो तथ्यात्मक जानकारी, ये 3 सवाल तो आप बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे। अष्टप्रधान जैसी व्यवस्था को समाप्त करने का कार्य किया है, युद्ध क्षेत्र में महिलाओं को साथ लेकर जाने की अनुमति प्रदान की है, और औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर सेकंड को क्या है? अपना राजनीतिक समर्थन भी प्रदान किया था। ये 3 बातें तो ऐसी हैं जो लगातार संभाजी के बारे में क्या है? आपसे पुटअप की गई हैं। यानी कि 89 तक आते आते संभाजी मारे गए, कहने का मतलब यह हुआ। ठीक है, अब इसके बाद में हम कैलकुलेशन किसकी करेंगे? तो इसके बाद में जो कैलकुलेशन आपको करके चलनी पड़ेगी, वो अब नंबर किसका आएगा? वो राजा राम का आएगा। अब मौका किसको मिलेगा? राजा राम को मिलेगा। तो चलो आ जाओ, राजा राम की भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। राजा राम, इनका समय क्या रहेगा? 1689 से लेके 1700 ईस्वी तक आप इनको क्या है? कैलकुलेट करने की बात करेंगे। 1689 से लेकर के 1700 ईस्वी तक क्या है? आप इनको कैलकुलेट करने की बात करेंगे। और कहने का तरीका वही होगा। देखो, कहने का तरीका क्या होगा आपका? वही होगा कि संभाजी के पश्चात सीक्वेंस बना के चलो। संभाजी के पश्चात मराठाओं के अगले छत्रपति बने। मराठाओं के अगले छत्रपति बने। मराठाओं के अगले क्या बने हैं भाई? छत्रपति बने। ठीक है, अब इनके बारे में एक जानकारी तो ये रहेगी, 2 जानकारियां। अष्टप्रधान जैसी व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया। अष्टप्रधान जैसी व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया। अष्टप्रधान जैसी व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया। एक जानकारी, अष्टप्रधान में जब अष्टप्रधान हम दिखाएंगे आपको तो सारी कैलकुलेशन अलग से भी करा के दिखाएंगे, है ना। अष्टप्रधान जैसी व्यवस्था में, अष्टप्रधान जैसी व्यवस्था में मंत्रियों की संख्या अष्टप्रधान जैसी व्यवस्था में मंत्रियों की संख्या 8 से बढ़ाकर 9 की, 8 से बढ़ाकर 9 की, है ना। किस नए मंत्री पद को जोड़ा गया था उसके बारे में हम तभी डिस्कस करेंगे जब अष्टप्रधान को फाइनली हमें क्या है? कैलकुलेट करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, राजाराम के बारे में कहा जाता है, राजाराम क्या है? मराठाओं के राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में, मराठाओं के राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में, मराठाओं के राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में एक घुमंतु, याद रखना, एक घुमंतु शासक माने गए।
एक घुमंतु शासक माने गए। एक घुमंतु शासक माने गए। भी एक घुमंतु शासक क्यों माने गए? क्योंकि सिंहासन का कभी प्रयोग नहीं कर पाए। क्योंकि सिंहासन का कभी प्रयोग नहीं कर पाए। क्योंकि सिंहासन का कभी प्रयोग नहीं कर पाए। क्योंकि सिंहासन का प्रयोग कभी नहीं कर पाए, है ना। तो संभाजी के पश्चात राजा राम को मराठाओं का छत्रपति बनने का मौका मिला। इन्होंने आते ही सबसे पहले अष्टप्रधान जैसी व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया और अष्टप्रधान जैसी व्यवस्था में एक परिवर्तन भी लेके आए। अब इनके शासनकाल में क्या होगा, अष्टप्रधान जैसी व्यवस्था में जो मंत्रियों की संख्या है वो 8 से बढ़कर क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। नवा मंत्री प्रतिनिधि जोड़ा गया था, उसका काम क्या होगा हम बाद में आपको बताएंगे जब वो अष्टप्रधान की प्रॉपर कैलकुलेशन आपके सामने आएगी। मराठाओं के राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में एक घुमंतु शासक माने गए हैं क्योंकि ये कभी क्या है, सिंहासन का प्रयोग नहीं कर पाए। सिंहासन का प्रयोग क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि औरंगजेब जो है सामने है। औरंगजेब क्या है, सामने है। और राजा राम के बारे में हमेशा से कहा गया है कि राजा राम के व्यक्तित्व में छत्रपति बनने के लिए योग्यताएं नहीं थी। क्योंकि अगर आप राजा राम को संभाजी के सामने रखने की बात करोगे तो संभाजी के पास कैपेबिलिटीज काफी ज्यादा थी और अगर संभाजी ही सिवा औरंगजेब का सामना नहीं कर पाए तो राजा राम औरंगजेब का सामना कैसे कर पाते। यानी कि राजा राम के समय में, ये तो खैर कुछ हल्की फुल्की बातें हो गई, राजा राम के समय में जो मेजर ग्राउंड बना हुआ है वो क्या है, मराठाज वर्सेस औरंगजेब। एक तरफ आपके कौन है, मराठाज हैं, एक और आपका कौन है, औरंगजेब है। और औरंगजेब लगातार ऐसे प्रयासों में लगा हुआ है कि वे किस तरीके से मराठाओं के भौगोलिक क्षेत्र को रिकैप्चर किया जाए। तो राजा राम की कमजोरियों का फायदा उठाना चाहता है और बार बार राजा राम के खिलाफ क्या है, सैन्य अभियानों का संचालन करवा रहा था। और जब बार बार औरंगजेब की ओर से राजा राम के खिलाफ अलग अलग प्रकार के सैन्य अभियानों का संचालन किया गया तो राजा राम की लाइफ में स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। वो सिंहासन का प्रयोग ही नहीं कर पाए, कभी इधर हैं, कभी उधर हैं, कभी उधर हैं, कभी उधर हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है कि मराठाओं के संपूर्ण और राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में ये एक ऐसे व्यक्तित्व माने जाएंगे जिन्होंने कभी सिंहासन का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, और इसलिए इनको क्या कहा जाता है, घुमंतु शासक कहा जाता है। तो आज की इस चर्चा में 1674 का ग्राउंड हमने आपके सामने रखा शिवाजी के राज्याभिषेक के रूप में। 1680 में शिवाजी की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद किस प्रकार का एनवायरनमेंट आपको लेकर के चलना है वो सारी बातें आपको बता दी हैं। मराठाओं के छत्रपति के रूप में संभाजी के पास किस प्रकार की तथ्यात्मक जानकारी है और मराठाओं के छत्रपति के रूप में राजा राम के पास किस प्रकार की तथ्यात्मक जानकारी है, ये सब कहानी क्या है आज की चर्चा में हमने कैलकुलेट की है। अब यहां से आगे का जो ग्राउंड है वो हम इस डिस्कशन में आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि ग्राउंड अब क्या है, बिल्कुल ही बदलने वाला है। तो अगर ग्राउंड बदलेगा तो वो अलग ही सेशन में आपके सामने वो तमाम प्रकार की चीजें आएंगी। यानी कि इससे आगे जो मराठाओं का पार्ट 3 आपके सामने आएगा तो मराठाओं के पार्ट 3 में क्या होगा, एक वेरी लेंथी कैलकुलेशन आपके सामने होगी और वो कैलकुलेशन आपके सामने बिल्कुल आ जानी चाहिए। इस नाते उसके लिए क्या है, मैं सेपरेट स्पेस लेकर के चल रहा हूं। कुल मिलाकर के तमाम प्रकार के बैच आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, 11 दिसंबर से आपका जो शेड्यूल है ना, उसमें कुछ परिवर्तन आपके सामने आएंगे। हाँ, इतना हमको बताया गया है कि परिवर्तन के रूप में आप ये मान के चलेंगे कि प्रतिदिन पहले के समान क्या है, आपको 2-2 क्लासेस मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक एक क्लास आपको दी जा रही है, लेकिन 11 दिसंबर से क्या है, कुछ नए चेंजेस सामने आए हैं। उन तमाम प्रकार के नए चेंजेस को आधार बना करके प्रतिदिन आपको क्या है, 2 प्रकार के कक्षाएं मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। आप कक्षाओं के साथ जुड़ के काम करें, अपना उचित समय निकालें, कक्षाओं के साथ अपने आप को जोड़ें, व्यवस्थित तरीके से नोट्स बनाएं। आप ही की सहूलियत के लिए हम पूरा लिख करके चलते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में किसी प्रकार की परेशानी या असुविधा का सामना ना करना पड़े। बस इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।